भारतीय संसद के कुल कितने सदन होते हैं? इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। दोस्तों इसका सही उत्तर है कि भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। पहला होता है हमारा लोकसभा और दूसरा होता है हमारा राज्यसभा। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है प्रतिनिधि सभा और चौथा है संसद। तो दोस्तों भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको हम संसद के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा संसद। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है? दोस्तों संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से अस्थायी सदन कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से राज्यसभा स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होती। अगला हमारा प्रश्न है, संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं? संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं? तो पहला जो हमारा ऑप्शन है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों संसद के ये तीनों ही ऊपर जो दे रखे हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों ही सत्र होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी। उसके बाद हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? दोस्तों नाम से स्पष्ट है, प्रतिनिधि सभा यानी प्रतिनिधि जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं वो जाते हैं हमारे लोकसभा में। तो दोस्तों लोकसभा को हम प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, इसका सही आंसर है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो दोस्तों स्वाभाविक है कि हम अपने सदस्यों को चुन करके भेजते हैं, तो संसद का लोकप्रिय सदन भी कौन सा होगा? लोकसभा ही होगा। इसका भी सही आंसर दोस्तों, संसद का लोकप्रिय जो सदन है वो होता है हमारा लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी? दोस्तों ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि भारत की संविधान के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा मिल करके एक संसद का निर्माण करेंगे। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा होता है? तो निम्न सदन जो होता है वो होता है हमारा लोकसभा और उच्च सदन जो होता है वो हमारा होता है राज्यसभा। ये इसका सही आंसर है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? दोस्तों संसद को भंग कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति जी संसद को भंग कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो दोस्तों भारत की जो संसद है उसकी संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जब किसी गतिरोध के कारण संसद का संयुक्त अधिवेशन अगर बुलाया जाता है, जॉइंट बैठक बोली जाती है, तो उसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो करेंगे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठकों को संबोधित कौन करता है? दोस्तों ऐसी कंडीशन आ गई कि संसद की संयुक्त बैठक हो रही है, इस बैठक को संबोधित करना है, तो कौन करेगा? तो वो काम करते हैं राष्ट्रपति। ये इसका सही आंसर है। संसद की कार्यवाही सूची का प्रथम विषय क्या होता है? दोस्तों संसद की जो कार्यवाही होती है उसकी प्रथम विषय जो सूची है उसमें पहला क्या विषय होगा? तो पहला जो हमारा होता है वो होता है प्रश्नकाल। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? दोस्तों अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही थी। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों भारत की संसद का उद्घाटन हुआ था 1927 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति जी करते हैं। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो दोस्तों संसद के जो सदस्य यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, एमपीज होते हैं, उनमें से मंत्री के अलावा जो अन्य एमपीज होते हैं, अन्य सांसद जो होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? गैर सरकारी कहा जाता है, सदस्य कहा जाता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों किसी भी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय राष्ट्रपति जी करते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग हैं, ये हम सब जानते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पहला है हमारा राष्ट्रपति जी, दूसरा है लोकसभा
और एक है राज्यसभा, 3 है। 20वां प्रश्न है हमारा, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद है। यानी कोई एक ऐसा विधेयक आ गया जिस पर दोनों ही सदनों में उस पर मतभेद है, उस पर एक राय नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए संसद की संयुक्त बैठकें आयोजित की जाती है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो दोस्तों शून्यकाल जो है वो भारत की तरफ से इसमें दिया गया है संसदीय प्रणाली में। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है। यानी कि दोस्तों कोई एमपीज है जिसने बिना सूचना के कितने दिनों तक वो अगर एब्सेंट रहेगा सदन से तो उसको अयोग्य, उसकी सदस्यता जो है समाप्त समझी जाती है। तो दोस्तों इसका जो पीरियड होता है वो होता है हमारा 60 दिन। यानी लगातार कोई 60 दिन अगर संसद से अनुपस्थित है और उसकी सूचना उन्होंने नहीं दी है तो उसका सदस्यता जो है वो समाप्त मानी जाती है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों भारत की संसद में मैंने पहले भी बताया, भारत की संसद में जो हमारे 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों शामिल होते हैं। कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों ये है हमारा अनुच्छेद 105। निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो हैं वो संसद के अनन्य भाग नहीं होते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठकें होनी चाहिए? तो दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक जो संसद की है वो होनी चाहिए और इनके बीच में गैप जो होता है वो मैक्सिमम आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस 2003 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो उसमें इस विधेयक पे दोनों ही सदनों पर अलग अलग और विशेष बहुमत के साथ ये पारित होना चाहिए, तभी जाकर के संविधान में संशोधन होता है, अन्यथा संविधान संशोधन नहीं हो सकता। अगला हमारा प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का गैप दिया जा सकता है, 6 महीने से ज़्यादा ये गैप नहीं होना चाहिए। तो भारतीय संविधान की जो निर्माण की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोस्तों भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है वो साधारण विधेयक के मसले पर होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों ये दोनों बैठकें जो बुलाते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, वो बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर दोनों की संयुक्त बैठक होती है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? दोस्तों अगर दोनों संसद के दोनों सदन एक साथ बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि जिस बिल पर दोनों सदन सहमत नहीं हो उस पर विचार होगा और उस पर पास किया जाएगा, उसमें कुछ करेक्शन संशोधन है उसको किया जाएगा, यही इस पे होता है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो दोस्तों अगर किसी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध आ रहा है तो उस पर जो गतिरोध है उसका समाधान निकालने के लिए संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? दोस्तों सांसदों के वेतन का निर्णय करती है संसद। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति या कोरम के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों ये है हमारा 1/10 भाग, यानी जितने सदस्य उसमें से 1/10 भाग सदस्य उस बैठक में आने चाहिए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली वाली जो सरकारें होती है उसको हम संघीय सरकारों के नाम से भी जानते हैं। भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों पहला हमारा है जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, ये सही है। लोकसभा में सदस्य मनोनीत नहीं होते, ये गलत है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता,
ये सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा बी वाला जो है वो गलत है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। दोस्तों लोकसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। 39वां हमारा प्रश्न है, भारतीय जो संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था हमारा 1989 में, 1989 में। दोस्तों जो हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत की संचित निधि में से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो दोस्तों भारत की संचित निधि में से धन निर्गम पर नियंत्रण जो होता है वो होता है संसद का। ये इसका सही आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो